हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर 11th में आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे तो 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चैप्टर कौन सा है बेटा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब यहाँ पे ओनर सिंगल पर्सन होते हैं। जो भी कैपिटल होता है यही ओनर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। प्रॉफिट हो लॉस हो सारा इस ओनर को ही मिलेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो प्रिपरेशन वाला स्टेज था। अब बिजनेस का फाइनल रिपोर्ट कार्ड हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल ट्रेडर हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हॉस्पिटल, क्लब, स्कूल, कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो ये साल के अंत में जानना चाहेंगे कि उस ऑपरेशन से उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ये पता कैसे चलेगा? जब हम बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं ये नॉर्मली पीरियड के एंड में बनाते हैं। हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, एनुअली तो बनाना ही पड़ता है। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, तो आपका रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया जाता है रिपोर्ट कार्ड के द्वारा। तो बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। ये तो बाद में पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वहां हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये चैप्टर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसमें हम दो चीज बनाएंगे। पहला है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है। और ये है इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब बिजनेस रन किए हैं, उससे हमको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। जब ये स्टेटमेंट बना लेंगे तो पता चल जाएगा। और आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए हमको पोजीशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनता है। पहला है, दो अकाउंट बनेगा, रादर ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं भी कर रहा है, डायरेक्ट सेल परचेज का काम कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा। ये सबके लिए कंपलसरी है। इसको बनाने के बाद हम प्रोसीड करते हैं टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमको फाइनल बिजनेस का नेट रिजल्ट दे देता है कि बिजनेस से लास्टली फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है।
तो इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट अगर पूछा जाएगा तो उसमें दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट्स है, ये दोनों क्या है, इस पे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मेरे साथ आप साथ साथ नोट करते चलिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, आसानी से आप बाद में समझ लेंगे। फटाफट नोटिंग भी करते चलिए। और इसमें हम कोई अकाउंट्स नहीं बनाते हैं बेटा जी, इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट थोड़ा सा हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी सीखा था। तो बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाएंगे। बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि बिजनेस के पास कितना कैपिटल है, कितनी की लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है। ये अकाउंट्स नहीं है, इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। तो तीन चीज हमको बनाना होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। फटाफट नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पहले देख ले, क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट्स की तरह बनता है फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट जिसका प्रिपेयर करेंगे उसका, और ये पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बनता है। ये पर्टिकुलर पीरियड का हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च 2022, 23, वट एवर इट मे बी। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट्स की तरह फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहला आइटम जाता है डेबिट साइड, वो होता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जिस दिन हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर का, अगर स्टॉक है तो उसको हम लिखेंगे, उसको इस साल बेचना है ना, तो दैट इज दी ओपनिंग स्टॉक। उसका फिगर हम यहां पे लिख देंगे। उसके बाद टू परचेजेस, परचेजेस का फिगर हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों मैम? क्योंकि अगर जो परचेज किए हैं, कुछ माल अगर लौटा रहे हैं, सारा नहीं रखे, उसको घटाना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप टोटल 1 लाख का माल खरीदे, उसमें से 20,000 का माल रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को किसी भी कारण से, तो उसको घटाएंगे ना। तो उसको घटा देंगे तो उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, घटा दिए। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहां लिखते हैं। इसको नेट परचेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेट परचेज। देखिए अभी कुछ आइटम हम जो लिखने जा रहे हैं उसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम डेबिट साइड जाता है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस। अगर रिटर्न है तो उसको लेस करके, परचेज रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नेम रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इसका तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अब उतना लिस्ट तो हम समझाएंगे आपको, लेकिन एक टिप हम आपको देने जा रहे हैं। उस टिप को अगर ध्यान में रखिएगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब ये टिप है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 4 आइटम आता है। पहला फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, गैस, फ्यूल एंड वाटर, ये सब फैक्ट्री में तो यूज होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। दूसरा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस,
प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्च वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तीसरा परचेजेस, परचेज करने में जो भी खर्च होगा, जैसे फ्रेट दे रहे हैं, अब सामान हम खरीदेंगे सप्लायर के पास से, वहां से सामान मेरे पास पहुंचेगा गोडाउन तक, उससे रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जैसे फ्रेट है, कैरेज इन वर्ड है, फ्रेट मतलब भाड़ा, कैरेज भी भाड़ा ही को कहते हैं, या सामान को लाने के लिए हम उसका इंश्योरेंस करवा लिए हैं, एक्सपेंसिव सामान है उसका इंश्योरेंस करवा लिए हैं, रास्ते का इंश्योरेंस जिसको हम इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बोलते हैं, या हम सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, कुछ टैक्सेस भी देना पड़ जाता है कभी कभी, तो सारा परचेज से रिलेटेड खर्च हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। परचेज का कॉस्ट तो यहाँ चला गया, लेकिन उससे रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। एंड नेक्स्ट वन, अगर किसी भी वर्ड के साथ इनवर्ड लिखा हो, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। क्रेडिट साइड क्या जाएगा मैम? सबसे पहला आइटम जाएगा बेटा जी बाय सेल्स, जो सामान हम बेचें उसका टोटल वैल्यू, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे, मतलब टोटल सेल्स। परचेज की बात करते तो कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज, उधार जो माल खरीदे प्लस जो कैश में माल खरीदे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल परचेज आएगा, उसमें से रिटर्न लेस कर दिए देन इट इज नोन एज नेट परचेजेस। बाहर लिखते हैं उसको नेट परचेजेस बोलते हैं। दिस इज इनर कॉलम एंड दिस इज द आउटर कॉलम। इस कॉलम में लिखेंगे फिगर तो इस कॉलम को हम आउटर कॉलम बोलते हैं। अगर अंदर लिख रहे हैं पर्टिकुलर वाली जगह पे तो दिस इज इनर कॉलम। तो इसको क्या बोले थे बेटा जी? इसको हम बोलते हैं नेट परचेज। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न करके जो फाइनल आंसर आएगा इट इज नोन एज नेट सेल्स। और फिर क्रेडिट साइड एक और आइटम जाएगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड दो ही आइटम आता है आपका, सेल्स मतलब नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। पहला 4 आइटम का आप प्लेस ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इनका सीट रिजर्व्ड है। क्रेडिट साइड में सबसे पहला सेल्स ही जाएगा रिटर्न लेस करके, सेकेंड आइटम क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा आइटम नहीं आएगा। डेबिट साइड में वैसे ही हम समझाए थे आपको, ओपनिंग स्टॉक एंड नेट परचेजेस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आइटम कोई भी ऊपर नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा फिगर आ गया, दोनों साइड का टोटल करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कर लिए, उसमें से डेबिट साइड का टोटल घटा दिए, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, फाइनल रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट। मान लीजिए हमारा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिला करके 10 लाख है। इधर का सारा जो हम खर्च लिखे हैं दैट इज इक्वल टू 7,50,000। 10 लाख में से 7,50,000 घटा दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो फाइनल रिजल्ट हम इस साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे, और उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। कोई एक ही आएगा, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा चाहे ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों नहीं हो सकता, संभव। और फिर यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल कर देंगे दोनों साइड का। बहुत ही सिंपल है, अगर आसानी से आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिटेल लिस्ट आपको समझाएंगे। फिलहाल आज के लिए आप ये फॉर्मेट याद रखिए। अभी कुछ हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि आपको इस चैप्टर में समझना है। तो होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या तो नोट करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ। अगर मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा तो आप लिखेंगे और साथ में समझेंगे तो
जल्दी से कोई चीज समझ में आती है। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहला नेट परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। इन दोनों को अगर टोटल कर देते हैं तो इट इज नोन एज टोटल परचेजेस। सेकेंड फॉर्मूला नेट सेल्स, बिल्कुल परचेज की तरह। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब फिर इन दोनों को टोटल किया तो क्या आ गया बाबू मेरे? इन दोनों का टोटल कहलाता है टोटल सेल्स। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वीआईपी। दिस इज वीआईपी फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना आया? अब जो सामान बेचे उसका कॉस्ट तो लगेगा ना, तो वो टोटल कॉस्ट कितना है ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दिए, नेट परचेजेस, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हैं तो जो फाइनल आंसर आया दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन डिराइव हो जाएगा ना। यहां हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। साइड चेंज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया लेफ्ट साइड में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चला गया राइट हैंड साइड में। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और जो कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज जोड़ दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए तो एडजस्टेड परचेज आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं यहां से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इधर से चालू कीजिए। इसमें क्या लिए हैं? ये सारा आइटम कवर हुआ। ओपनिंग स्टॉक से चले
और उसमें से क्या घटाना है? ये क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से क्या घटाए हम? क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बच गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही तो आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर, अगर नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स घटा दिए तो फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। तो ग्रॉस लॉस कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर बड़ा है और नेट सेल्स छोटा है तो हमारा ग्रॉस लॉस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स इज ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका हो गया। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिटेल लिस्ट प्लस न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लीजिएगा पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।